नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेन यानी कि मोच के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मोच क्या है, ये कैसे हो जाती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम स्प्रेन यानी कि मोच को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, स्प्रेन यानी कि मोच को टॉर्न लिगामेंट भी कहते हैं। लिगामेंट हमारी बॉडी में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले फाइब्रस टिश्यू को कहा जाता है। जब उस लिगामेंट में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो लिगामेंट रप्चर हो जाता है, तब उस कंडीशन को स्प्रेन या मोच कहा जाता है। उस लिगामेंट को ये इंजरी या ये ट्रॉमा किसी भी कारण से हो सकता है, या तो वो वॉकिंग करते टाइम हो सकता है, अनइवन सरफेस, या फिर उस जॉइंट की फंक्शनल रेंज से ज्यादा यदि उसमें कोई मोशन होता है तब भी वहां पर जो लिगामेंट होता है वो डैमेज हो सकता है। ज्यादातर जो मोच होती है वो माइनर इंजरी होती है और 2-3 दिन या 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी वहां पर जो लिगामेंट होता है वो बहुत ज्यादा रप्चर हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें डैमेज हो जाता है। तब उस कंडीशन में वहां पर मेजर इंजरी हो जाती है और कई बार उसका सर्जिकल फिक्सेशन भी करना पड़ सकता है। लेकिन स्प्रेन माइनर हो या मेजर हो, हम होम्योपैथिक दवाओं से उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोच के साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है दर्द। पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद अगला सिम्टम आता है स्वेलिंग। स्प्रेन जिस हिस्से में हो जाती है यानी कि मोच जिस हिस्से में आ जाती है वहां पर आसपास बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। इसके बाद अगला सिम्टम है ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का मतलब होता है कि जिस हिस्से में मोच आई है उस हिस्से में स्किन के नीचे की जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं और वहां पर एक हल्का नीला निशान पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जहां पर मोच आ जाती है उस हिस्से की मूवेबिलिटी जो होती है, उस जॉइंट की मूवेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उस एक्सट्रीमिटी को यानी कि चाहे वो हाथ में हो मोच या पैर में हो, उसको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही मेन साइंस और सिम्टम्स किसी भी मोच में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रेन यानी कि मोच के कॉजेज के बारे में कि किन कारणों से पेशेंट में, किसी भी व्यक्ति में मोच आ सकती है। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनइवन सरफेस पर चलता है तो उससे हो सकता है कि उसके एंकल में मोच आ जाए। यदि कोई एथलीट है, वो बहुत ज्यादा दौड़ लगा रहा है और दौड़ते समय उसका पैर यदि ऊंचा नीचा सरफेस पर रखा जाता है या फिर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस दौरान भी उसको मोच आ सकती है। इसके बाद गिरने के कारण भी कई लोगों में मोच आ जाती है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, यदि वो कहीं गिर जाता है और वो अपने हाथ को एकदम से जमीन पर या कहीं किसी दीवार पर एकदम से रोकने की कोशिश करता है, तब उसका हाथ मुड़ जाने के कारण भी वहां पर रिस्ट में स्प्रेन आ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्प्रेन यानी कि मोच के ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ मैं आपको कुछ और ऐसी चीजें बताता हूं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम स्प्रेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीजें हैं और किसी भी प्रकार की इंजरी में इनको यूज किया जाता है। आपको मैं 4 वर्ड बताता हूं, आपको वो वर्ड याद रखना है। RICE यानी कि राइस। तो सबसे पहला इसमें है आर फॉर रेस्ट। जब भी किसी पेशेंट को मोच आ जाती है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, वहां पर लिगामेंट में चाहे फर्स्ट डिग्री स्प्रेन हो, सेकंड डिग्री स्प्रेन हो या थर्ड डिग्री स्प्रेन हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है रेस्ट। इसके बाद आता है आई फॉर आइस। यदि किसी भी पेशेंट को स्प्रेन आ जाती है, मोच आ जाती है, तो हमें सबसे पहले वहां पर आइस अप्लाई करना चाहिए ताकि उस हिस्से की या उस जॉइंट की स्वेलिंग को कम किया जा सके। तीसरे नंबर पर आता है कंप्रेशन। जिस भी हिस्से में या जिस भी जॉइंट में मोच आई है उस जॉइंट पे अच्छे से ड्रेसिंग कर देना चाहिए या बैंडेज लगा देना चाहिए ताकि उस जॉइंट को इमोबिलाइज किया जा सके। मोच वाले हिस्से पर बैंडेज बांधते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिस्से में, जॉइंट के जिस हिस्से में चोट लगी है उसके फार एंड पर हमें प्रेशर ज्यादा लगाना चाहिए और हार्ट की तरफ यानी कि जो हार्ट का जो डायरेक्शन है उस दिशा में हमें प्रेशर थोड़ा सा कम रखना चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो वहां पर इकट्ठा हो जाता है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो सके। और इसके साथ साथ कंप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का जो ब्लड सर्कुलेशन है या जॉइंट का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो रुक जाए। और अगला पॉइंट है एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि जिस हिस्से में, जिस जॉइंट में स्वेलिंग आई है
यदि वो लोअर एक्सट्रीमिटी है चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटी है, यानी कि या फिर वो पैरों में आई हो या फिर वो हाथ में हो, तो हमें उस हिस्से को थोड़ा सा सामान्य शरीर के मुकाबले ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। एलिवेशन करने से स्वेलिंग में बहुत कमी आती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसका उपयोग जब हम पेशेंट के सिम्टम से मैच करने वाली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ करते हैं, यानी कि जो भी मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई हैं, सिम्फाइटम, रूटा, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, इनके जिससे भी सिम्टम उस पेशेंट से मैच कर रहे हो, जब हम उस मेडिसिन के साथ इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तब स्प्रेन के सभी केसेस पूरी सफलता के साथ क्योर किए जा सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है, आर्निका और रूटा। आर्निका हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना है। और रूटा का मदर टिंचर हमको लेकर आना है। इसकी 5-5 बूंद 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार हमें पीना है। इन दोनों दवाओं के साथ साथ हमें रैगबैक कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट आता है जिसको R55 बोला जाता है। ये स्प्रेन के लिए या किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दर्द है उसकी मोच के कारण, तब रैगबैक का ही R81 ड्रॉप आता है। उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीने से दर्द में काफी कमी आती है। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।